बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज के अहम इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौजूद थे। बाकी भी तमाम वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब थे और बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने बताया कि जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने क्या क्या अचीव किया। तमाम चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया और बताया किस तरह से जो है हमें ये जो कर्ज़े मिलेंगे जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से 4.2 अरब डॉलर का कहा जा रहा है और वर्ल्ड बैंक 2 अरब डॉलर की इमदाद करेगा पाकिस्तान की। इसके साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन डॉलर की इमदाद का कहा है और बहुत से ममालिक जिन्होंने हमारा साथ दिया। कुल मिलाकर ये तकरीबन 9.7 अरब डॉलर पाकिस्तान को देने के वादे किए गए और इस जिनेवा कॉन्फ्रेंस को बड़ी एक अचीवमेंट कहा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से और तमाम पार्टीज़ की जानिब से। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात के अंदर इसकी अशद ज़रूरत थी, चाहे हमें कर्ज़े मिल रहे हों या हमें कोई हमारी इमदाद कर रहा हो। जो कुछ भी हो रहा हो इस टाइम पे वी आर इन अ मस्ट नीड कि हमें किसी भी तरह से कोई हेल्प आउट करे। सो ये एक बड़ी अचीवमेंट है, हमारे दोस्त ब्रदर ममालिक का एतमाद है हमारी लीडरशिप के ऊपर। ये कहा गया शहबाज शरीफ साहब और तमाम इत्तेहादियों की जानिब से। और इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एहसान बटालवी साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इनके साथ मौजूद होंगे स्टूडियोज़ में जुल्फ़िकार अली बदर साहब जो मारूफ जहांगीर बदर साहब के बेटे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और स्पोक्स पर्सन भी हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के। सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो हम बात की शुरुआत करेंगे एहसान बटालवी साहब से कि सर ज़ाहिर है आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब और तमाम इत्तेहादी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम लोग जो जिनेवा गए, इस पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म इमरान खान साहब ने भी किया। अभी कुछ चंद लम्हे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ख़िताब कर रहे थे पार्लिमानी अपनी लीडरशिप से और ये उनको बता रहे थे और उसके अंदर उन्होंने अवाम को बताया कि जिनेवा जो कॉन्फ्रेंस हुई है इस कॉन्फ्रेंस को मैनेज किया जा सकता था जिस तरह बहुत से ममालिक के लोग जूम के थ्रू उन्होंने ज्वाइन किया और इतने ज़्यादा अखराजात करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना ज़्यादा लोगों को वहाँ लेके जाने की और इतने बड़े डेलीगेशन को वहाँ लेके जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये काम ईजीली भी मैनेज हो सकता था। ये क्रिटिसिज्म आया इमरान खान साहब की जानिब से, लेकिन हुकूमत वक्त अभी ये कह रही है कि हमने जो किया है बेहतरीन किया है, मुल्क के लिए किया है और हमने जो जाके रिक्वेस्ट तमाम ममालिक से की है, जो बैगिंग हमें करनी पड़ी है, ये अपने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हमने की है। एहसान बटालवी साहब, सर व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? बिलाल बचपन में गलियों में या सड़कों पे एक सुना करते थे बड़ी ज़ोरदार आवाज़, दे जा सखिया राह मौला। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही आवाज़ वहाँ जाके लगाई, ठीक है, कि कुछ हम पे तरस करें, कुछ रहम खाएं। ये उनके फिक्रे के हिस्से हैं, ठीक है। और दूसरा जो इसमें अभी तक बात छुपाई जा रही है आवाम से, कौम से, ये भी बताना गवारा नहीं किया कि इसमें से कितना कर्जा है और कितनी मदद है, ठीक है। और अगर वो कर्जा है तो किस रेट पे लिया इन लोगों ने, और जिसको ये इमदाद का नाम दे रहे हैं उसमें मसलन मैं यहाँ कोट करूँगा, सी पैक का कर्जा। सी पैक पे ये हमेशा कहते रहे कि ये चाइना की इन्वेस्टमेंट है जी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, वो कर्जा है और कर्जा भी इतने महंगे दामों कि जो दुनिया में कभी किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क से नहीं लिया, ठीक है। यहाँ भी क्या क्या ड्रामा किया गया, क्या क्या वहाँ इन्होंने किस किस तरह कौन कौन सी शराइत मानी, ठीक है। खुदारा ये भी तो कौम को बता दे, कभी सच बोल दें, कभी सच बोल दें। जैसा इसहाक डार नामी मुंशी ने आज तक कभी सच नहीं बोला, वो इकोनॉमिस्ट है ही नहीं, वो एक अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट का काम मुंशीगिरी है, ठीक है, और किसी का टैक्स छुपाना है, चोरी छुपाना है। जिस तरह उन्होंने एक 22 सफ़े की स्टेटमेंट दी FIA को, जिसमें इनकी तमाम तर मनी ट्रांजैक्शंस और जो पैसा छुपाना, टैक्स छुपाना, वो सारी उसमें शामिल है, FIA में रिकॉर्डेड है, मजिस्ट्रेट के पास भी मौजूद है। दफ़ा 164 दफ़ा 64 का बयान है वो, और दफ़ा 64 का बयान इकरारी बयान होता है जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है। मजिस्ट्रेट पूछता है 2-3 दफ़ा कि आप बयान ये किसी जबर के तहत, किसी दबाव के तहत या किसी लालच में तो नहीं दे रहे, ठीक है, और फिर उसको रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वो
इनका बयान मौजूद है आज भी कागजात पे, जो इन्होंने नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ दिया था, आज फिर जो उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर जितना लूटा है उसका एक गर्ज ही यही थी कि वो छुपाना कैसे है, और बिलाशुबा इसहाक डार एक अच्छा मुंशी होते हुए उसको छुपाने के तरीके बहुत अच्छी तरह जानता है। ठीक है। अब यहाँ भी ये मुझे कोई बंदा बता दे, मैं खुद एक्स बैंकर भी हूँ, इकोनॉमिक्स का मामूली सा स्टूडेंट भी हूँ, माशाल्लाह आपने पीएचडी अमेरिका से की है, और इस्लामिक बैंक, वर्ल्ड बैंक या तीसरा बैंक जिसका आपने नाम दिया शायद एशिया बैंक का नाम था जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। मुझे ये बता दें कि कभी किसी बैंक ने भी किसी दूसरे मुल्क को खैरात दी है? कोई बता दे। नहीं, खैरात नहीं है, ये बेसिकली लोन है उनकी तरफ से। तो ये बताते क्यों नहीं फिर? ये सच क्यों नहीं बोलते कौम के सामने? क्यों इनको शर्म आती है? टोटल 9.7 अरब डॉलर में से शायद 1 अरब डॉलर क्यों शर्म आती है कौम के सामने सच बोलते हुए? ये कभी तो सच बोलते हैं खुदारा। ये उस वक्त सच बोलेंगे जब अवाम इनके बच्चों को पकड़ के सड़कों पर घसीटेंगे, इनकी प्रॉपर्टियों को आग लगाएंगे, ये उस वक्त सच बोलना शुरू करेंगे। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर, क्यों नहीं सच बोला जाता? बिलावल भुट्टो साहब ख़ास जो है वो इस जेनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े मुनफरिद रहे, और यहाँ पर परसों की स्टेटमेंट अगर मैं आपको बताऊँ कमर ज़मान कायरा साहब की, तो उन्होंने कसम उठाकर ये कहा कि मैं कसम उठाता हूँ इस बात की कि बिलावल भुट्टो को इतनी ही तकलीफ़ है अवाम की, और उनके दिल में इतना ही दर्द रोज़ाना जागता है कि जितनी तकलीफ़ वो अवाम की महसूस करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। सर, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑन दैट कि ये क्या मतलब जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस थी, क्या ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चट्टा साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ये जिनेवा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि पाकिस्तान को इस टाइम पे फंडिंग की ज़रूरत थी। ठीक है। और पाकिस्तान को जो पैसे जो प्लेजेस किए गए और जो 9 बिलियन प्लस पैसों की प्लेजेस की गई, वो पाकिस्तान के लिए अगले 3 साल बड़ा इम्पोर्टेंट था, और इससे आपको सपोर्ट मिलेगी IMF प्रोग्राम के अंदर भी, क्योंकि IMF को पता चलेगा कि आपको बाकी दीगर मुल्कों से और दीगर इदारों से भी सपोर्ट कॉम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में है जहाँ पे आपके पास इंटरनल चैलेंजेस भी हैं और एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं, और ये जो स्पेशली कॉन्फ्रेंस की गई जेनेवा कॉन्फ्रेंस, इसका बेसिक मकसद ये था कि ये जो सैलाब की तबाहकारियाँ, जो मुल्क कार्बन एमिशन ज़्यादा कर रहे हैं और पाकिस्तान इज़ एमिटिंग लेस देन 1% ऑफ द कार्बन एमिशन, तो पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए। उन मुल्कों को जो ज़्यादा कार्बन एमिशन करें वो कंट्रीब्यूट करें, जिनकी वजह से यहाँ पे क्लाइमेट जो है इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, डेवस्टेशन का, सैलाब की तबाहकारियों का, लोगों के घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ स्टॉक, क्रॉप्स, लैंड, हर चीज़ तबाह हो गई है। और आज तक दादू के अंदर अगर आप देखें तो पानी नीचे नहीं उतरा, पानी उसी तरह का उसी तरह खड़ा है। लोग अपने घरों में, अपनी ज़मीनों पे नहीं जा पा रहे, अपने घरों को आबाद नहीं कर पा रहे। तो ये उसका मकसद यही था कि हम ख़ुद तो इंटरनली जो है वो टैक्स नेट या रेवेन्यू इतना इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हमें बाहर से लोगों की ज़रूरत है, इंटरनेशनल मुल्कों की ज़रूरत है। उसकी वजह कि सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले भी तमाम गवर्नमेंट्स ऐसा कोई टारगेट अचीव नहीं कर पाई जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इतना रेवेन्यू और टैक्स नेट 1% से ज़्यादा इकट्ठा हो सके और पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सके रेवेन्यू की मद में, कि आपको बाहर IMF और दूसरे दीगर इंटरनेशनल इदारों की तरफ ना देखना पड़े। तो लिहाजा ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था और पाकिस्तान ने अचीव किया। और इसमें ज़्यादा काबिश वो तो अचीव किया वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की है, जिन्होंने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के थ्रू दुनिया के सारे मुल्कों और इन इदारों को इकट्ठा करके, और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने ये किया। एंटोनियो गुतेरेस साहब बड़े प्रोमिनेंट रहे और उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट थी इसके अंदर। लेकिन जाहिर है, ठीक है, बिलावल साहब ने जो है वो बड़ा इसमें जो है वो अपना हमें नज़र आए कि बड़ा उनका इकदाम था। यहाँ जाने से पहले बिलावल साहब ने दादू का दौरा किया था, अगर आपने देखा हो। वहाँ पर उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ एक पिक्चर भी खिंचवाई जिसमें हमें मोस्टली बच्चे बगैर कपड़ों के नज़र आ रहे थे वहाँ पर। और बिलावल साहब जो है उन्होंने ब्रांडेड जूते पहने हुए थे, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। एक अमीर आदमी है, मतलब माशाल्लाह बड़ा अल्लाह ने उनको नवाजा है। कई बिलावल हाउसेज हैं, कई प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वहाँ पर जो बच्चे
मोस्टली नंगे पाँव नजर आ रहे थे। बिलावल साहब को अगर तकलीफ होती तो कुछ उनको वहीं पे डोनेट ना कर जाते, कुछ दे ना जाते वहाँ पे सर। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में जाना और इतने सारे ममालिक के दौरे करना, मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि बिलावल साहब की बड़ी हाईली पेड इंटर्नशिप है इस टाइम पे जो वो कर रहे हैं, और पहली बार वो बने हैं पाकिस्तान के वजीर खारिजा डायरेक्ट बन गए हैं। तो सर मतलब जो कमर जमान कायरा साहब भी कसम उठाकर कह रहे थे कि बिलावल साहब को बड़ी तकलीफ है, क्या आपको महसूस होता है कि वो तकलीफ बिलावल साहब को इसी तरह से हो रही है जिस तरह होनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें ख़ास तौर पे मुल्क दुश्मन नासर को बड़ी तकलीफ है जो बिलावल साहब को समझ रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं। बिलावल साहब इस मुल्क के वजीर खारजा हैं और इलेक्टेड आदमी हैं। उनको उनके हल्के ने जिताया हुआ है इलेक्शन, और उनको पार्लियामेंट के अंदर से मैंडेट मिला है, और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए हुए हैं ये हुकूमत। अगर किसी को इस बारे में गलतफहमी है, वो जाए पार्लियामेंट के अंदर जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करे, इस हुकूमत को घर भेजे। असल बात यह है कि बिलावल साहब परफॉर्म कर रहे हैं, बिलावल साहब डिलीवर कर रहे हैं। जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उस पिक्चर की या वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं, असल बात यह है कि यहाँ पे अमीर और गरीब सारी दुनिया के लोग मार्केट के अंदर हैं। यहाँ पे बहुत सारी हम सियासी लोग हैं, लोगों के पास जाते हैं, गरीबों के पास भी जाते हैं, अमीरों के पास भी जाते हैं। सारी दुनिया के हालात एक जैसे नहीं होते। इंडिया के अंदर देखे कितने गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में कितने, वहाँ पे वो लोग अच्छे भले जिंदगी गुजारे थे, और उनके हालात ये हैं कि उनके पास पहनने को जूतियाँ नहीं है और पुराने कपड़े पहने। बिलावल साहब उनके साथ सिंपैथाइज करने, उनके साथ सपोर्ट करने अगर खड़े होके वहाँ पे उन बच्चों की ख्वाहिश पे पिक्चर उतरवा ली है, तो क्या बुरा किया है? इसमें आप बिलावल साहब की पिक्चर के ऊपर या उनके जूतों के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जिस बंदे ने क्रिटिसाइज करना है वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे कि वो कितने के जूते और कितने के कपड़े पहनते हैं और कौन सी गाड़ी और कितने के घर में रहता है, उसके बाद ये बात करे। समझ गए सर? 14 साल मैं बताता हूँ, 14 साल की सिंध की हुकूमत है, आपका टेन्योर 14 साल का है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में। तो ये जो सैलाब आया, इसके आने से भी चंद माह पहले ही कहा जा रहा था कि सैलाब यहाँ पर आएगा, जिसका खुद बिलावल साहब ने इतराफ़ किया। इस जिनेवा कॉन्फ्रेंस में बैठकर भी उन्होंने ये कहा कि हम आइंदा किसी भी आने वाली आफत की तैयारी पहले से करेंगे। जबकि इस बार भी बताया जा रहा था, 2 से 3 माह पहले बताया जा रहा था कि सैलाब की तबाहकारियाँ सिंध में होंगी, और कोई खातिर ख्वाह काम हमें होता नज़र वहाँ पर नहीं आया। सर इसके बारे में क्या देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना, इस पे बिल्कुल होमवर्क होना चाहिए, और इसमें सिर्फ ब्लेम इस हुकूमत को करना। ये हुकूमत तो जैसे ही मार्जे वजूद में आई है, उसके 2-3 माह बाद तो सैलाब आ गया है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई जादूगर थे जो आते साथ ही मामलात करते? इससे पहले जो ब्लेम है वो उससे पहले पुरानी हुकूमतों को भी चाहिए था कि प्लानिंग करते। ये सिर्फ इस हुकूमत का नहीं, माजी की तमाम हुकूमतों की नाकामी है, और उनके ऊपर भी ब्लेम जाना चाहिए कि उन्होंने प्लानिंग ऐसी नहीं की कि पानी वाटर स्टोरेज कर सकें। और उसकी वजह से जब ये ब्लेम आया है, ये सैलाब आया है, तो इसके आइंदा के लिए उसकी तैयारी करनी ज़रूरी है, क्योंकि सिंध के जो लोग हैं उनके साथ बहुत जो है नुकसान उनका हुआ है। आप देखें कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोश लोग, बहुत ज़्यादा अरबोपति लोग वो ज़मीन पे आ गए हैं, उनके पास खाने पीने को नहीं है। नॉर्मल गरीब आदमी को या किसी ब्लू कॉलर आदमी को आप कोई इमदाद दें, को खाना दें, तो वो दे देते हैं, लेकिन एक आदमी जो कि अरबपति हो और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो वो तो उस सपोर्ट से लेने से पहले मरना पसंद करेगा, वो कभी ऐसी सपोर्ट नहीं लेगा। तो हम तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो अरबोपति थे, जो ज़मीन पे आ गए। अब उन लोगों को भी तो सपोर्ट करना है, उनकी ज़मीनें हैं, वहाँ से क्रॉप से, लाइफ स्टॉक से वो कमा रहे थे। सिर्फ एक शख्स का मामला नहीं है, ये तो है कि जो अमीर था वो भी ज़मीन पे आ गया, जो गरीब है वो भी ज़मीन पे आ गया, उसके पास भी कुछ खाने पीने को या रहने को जगह नहीं है। असल इशू ये है कि आइंदा आपने क्या करना है। ये जो पैसा आ रहा है इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, आपने लाइफ स्टॉक, क्रॉप्स और जो आपने लोगों का रहन सहन, लाइवलीहुड है, उसकी कैसे प्लानिंग करनी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये पैसा आता है और आपकी अगली प्लानिंग नहीं होती, आपका वे फॉरवर्ड प्रॉपर नहीं होता, तो ये तो इसी तरह ही है जिस तरह माजी की हुकूमतों में करते आए हैं, दावे होते रहे हैं, चीजें होते रही हैं। ये नहीं है कि माजी की हुकूमतों में सारी हुकूमतों ने काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन जो मुल्क के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि रेवेन्यू कलेक्शन इतनी होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा सुरमा बैठ के टीवी के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, जब आप उनसे पूछे आप टैक्स कितना देते हैं, टैक्स वो देते नहीं है। लेस देन 1% ऑफ द पीपल पे
tax in Pakistan. Including all the politicians in this country as well. I am talking about across the board. I am not talking about any particular segment of the society. Exactly. I am talking about every person in here. आज जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, उनके बिल्कुल पहलू में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैठे हुए थे, जिस तरह अभी पिक्चर चल भी रही है हमारी शो के ऊपर। तो वहाँ पर बैठ कर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया सूबों पर। उन्होंने ये कहा कि जो गंदम का बहरान है इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत नहीं बल्कि सूबाई हुकूमतें हैं। साथ ही पहलू में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद थे और वो क्रिटिसाइज शहबाज शरीफ साहब उन्हीं को कर रहे थे कि जो सिंध में गंदम का बहरान जा रहा है उसके जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, आप किसी इंडिविजुअल को इसके ऊपर टारगेट नहीं कर सकते। नहीं, शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट देखिए, शहबाज शरीफ साहब को ये थोड़ा सा पता है इस बात का कि माजी के अंदर अगर आप देखा जाए तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है अवाम के साथ। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले इन्होंने गंदम एक्सपोर्ट की परमिशन दी और जिन लोगों को खुश करने के लिए गंदम एक्सपोर्ट की परमिशन दी, फिर उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गंदम जब यहाँ पे कम रह गई तो गंदम की इंपोर्ट की परमिशन ली। पहले एक्सपोर्ट में पैसे कमाए, फिर इंपोर्ट में पैसे कमाए, और फिर जब पाकिस्तान में इंपोर्ट होके गंदम आई तो उसकी प्रॉपर डिवीजन नहीं हुई। और आप सूबों को बिल्कुल ब्लेम करते हैं, लेकिन सूबों के अंदर मैनेजमेंट का या जो बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व है, कोई जखीरा अंदोज है या कोई और है, उसको भी आपको आड़े हाथों लेना चाहिए। आप सिर्फ ये कहें कि चीफ मिनिस्टर का या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कसूर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। आज की बात की आपको कि आज मैं भी आज की बात कर रहा हूँ। देखें कि मैं भी आज की बात कर रहा हूँ कि ये सिर्फ अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ एक सूबे की बात नहीं है, ये बुरान जो है पूरे मुल्क के अंदर चारों सूबों के अंदर। शहबाज शरीफ साहब ने क्रिटिसाइज किया कि ये हुकूमतें जिम्मेदार हैं जो कुछ हो रहा है, यानी कि अगर सिंध के अंदर जो गंदम का बहरान है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये शहबाज शरीफ साहब की आज की स्टेटमेंट है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए उन्होंने ये बात की है सर वहां पर। देखें, शहबाज शरीफ साहब ने तो एडमिनिस्ट्रेटिव बात की है ना कि लोकल गवर्नमेंट्स है, ठीक है, लेकिन मैं लोकल गवर्नमेंट्स के आगे बात करता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट्स के आगे भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है कि अगर नीचे कमिश्नर, डीसी, एसी इन चीजों को एड्रेस नहीं करते तो ये जो जखीरा अंदोज है या फ्लोर मिल मालकान है उन्होंने तो वहां पे लूट मचानी है। तो दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू पुट द रेट ऑफ द गवर्नमेंट एट एक्शन। नहीं तो आपको शहबाज शरीफ इज टेलिंग अस के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो वही जिम्मेदार है, उन्होंने ही वहां पर नकेल डालनी है। अगर डीसीज को, एसीज को और तमाम लोगों को, तो वो हुकूमत नहीं डालनी है ना, सिंध गवर्नमेंट नहीं डालनी है। हुकूमत ही डालेगी, सूबाई गवर्नमेंट ही डालेगी, सूबाई इशू है। ठीक है, इसमें यह है कि कोई चीज ऊपर नीचे हो सकती है, पर इसमें आप बिल्कुल ब्लेम ये कर दें कि इसमें चीफ मिनिस्टर या बिलावल साहब है। बिलावल साहब इज नॉट अ पार्ट ऑफ कि वो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं है। ही इज हेड ऑफ द पार्टी। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी जुल्फ़िकार अली बदर साहब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात के ऊपर और बिलावल साहब की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं एहसान बटालवी साहब, मैं उनकी तरफ जाऊंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा। एहसान साहब, ज़ाहिर है हालात तो बड़े मुश्किल हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने बताया कि बड़ी कोशिशें हैं बिलावल साहब की, ही इज़ पुटिंग अ ग्रेट एफर्ट कि इस मुल्क की मईशत को, हालात को ठीक किया जाए। सर, ये इतना सारा कर्जा लेकर हमारी मईशत और हालात बेहतर हो जाएंगे, आपको क्या लग रहा है सर? ये ऐसा ही है जैसे मैंने बैंक से कर्जा लिया हो 8 या 10% पे, और वो उतारने के लिए मैं पठानों से 10% महीने पे कर्जा ले लूँ। ठीक है, ये इन्होंने बड़ा खूबसूरत खेल खेला है। तो अब ये कौम जाने और ये जाने, क्योंकि 35 साल ये बिला शिरकते गैर हुक्मरान रहे हैं, और उससे पहले 11 साल एक इस कायनात का मनहूस तरीन शख्स आपके हुक्मरानी करके गया है। ठीक है, 48 साल में जो कुछ इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ है वो सब जानते हैं, और सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है वो बदर साहब की पार्टी ने सफ़र किया इस सारे दौर में। ठीक है, 11 साल उस दौर में भी और 35 साल दौर में भी, जब यही जो प्राइम मिनिस्टर है जो वो कहते थे मैं जरदारी के गले में रस्सा डाल के सड़कों पर घसीटूंगा, पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा और आपके कदमों में निछावर करूंगा, भाटी चौक में लटकाऊंगा। पूरी कौम को एक एक लफ्ज याद है जी। आज तो बदर साहब की पार्टी ने तो दोबारा से सर उनसे हाथ में ला लिए हैं और दे आर वेरी कंफर्टेबल। वो कहते हैं जी कोई इशू ही नहीं है, हमें कुछ कहा ही नहीं इन्होंने। सियासत में यही तो मुसीबत है कि बंदा अपनी ना जुबान पे कायम रहता है, ना अहद पे कायम रहता है, ना अल्लाह से किए हुआ अहद पे कायम रहता है।
तो ये मजबूरियां सियासत की हम मतलब से शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ तक कहा कि अगर आसिफ अली जरदारी को मैं दोबारा ज्वाइन करूँ इससे बेहतर होगा मैं खुदकुशी कर लूँ। ये उनकी स्टेटमेंट है बाकायदा, जो उन्होंने एक स्टूडेंट्स की सैकड़ों का मजमा था जिसमें उन्होंने ये कहा। जुल्फ़िकार अली बदर साहब उन्होंने देखा, सबने देखा टीवी पे। जुल्फ़िकार अली बदर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर, उन्होंने खुदकुशी करनी थी और की नहीं शहबाज शरीफ साहब ने, ना उनका नाम बदला गया है ना कुछ और, कपड़ा बेच के तो आटा सस्ता करना था सर, इतना सस्ता आटा हो गया है कि मियाँ साहब के कपड़े जो है वो माशाल्लाह मेरा ख्याल बिक गए हैं, शायद इसलिए सस्ता हो गया आटा। देखिए मैं आपको अगर कोई चीज़ जस्टिफाई कर सकता ना जी, कोई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऐसा बयान दें तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब या शहबाज शरीफ लेकिन आपकी तहादी है ना, यू हैव टू बेयर द बर्डन नाउ। तहादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बहन भाइयों के या रिश्तेदारों के सबके जो गुनाह है वो आप अपने गले डाल के आप कहेंगे जी मैं वो करूंगा। इत्तेहादी होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप एक कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं, आप एक पाकिस्तान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। चैलेंजिंग सूरत हाल है, मुश्किल डिसीजन करने पड़ रहे हैं। जो जिस तरह जो अज़म सोच के जो हालात को सोच के आए थे उससे ज़्यादा मुश्किलात सामने हैं और लेकिन फेस करें। दे आर फेसिंग द म्यूजिक एंड दे आर फेसिंग द चैलेंजेस इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। और मैं समझता हूँ कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है ये वो खुद ही जवाब दे सकते हैं, इसका कोई और जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन ये मजबूरी नहीं थी, कोई अचानक से नहीं हुआ सर। पीडीएम इत्तेहाद तब ही बना जब से इमरान खान साहब हुकूमत में आए और आप लोगों ने इकट्ठे एक दूसरे से हाथ मिलाए और ज्वाइन किया। तो ये कोई अचानक का सफ़र तो है नहीं सर, एक तवील सफ़र है। महंगाई मुकाओ मार्च किए, 150 रुपये पे पेट्रोल था जब ये आवाम लेती थी तो कहा जाता था इमरान खान साहब तो जुल्म कर रहे हैं इस कौम के साथ। इस मुल्क में कौन शख्स होगा जो 150 का पेट्रोल अफोर्ड करेगा? और फिर उसके बाद आप लोग तशरीफ़ लाए और महंगाई ख़त्म करने की जो बात थी उसको 3 गुना बढ़ा दिया सर। देखिए पीडीएम जब बनी थी ना तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ही ब्रेन चाइल्ड था। ठीक है, तो उनका ये ख्याल था कि हम सारे मिल के इमरान खान साहब को घर भेजें क्योंकि इनसे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा और इनसे हुकूमत नहीं चल रही। ठीक है, ही इज इनकेपेबल एंड इनकैपेसिटेटेड। ठीक है कि उनके पास ना कैपेबिलिटी है ना कैपेसिटी है कि वो हुकूमत चला सके, ना काबिलियत ना अहलियत। तो ये सबको इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पीएमएलएन और दूसरी पार्टियों को उस टाइम पर रिजर्वेशन थी जी, कैसे करेंगे जी, तो एंड तक रही है रिजर्वेशन। जी मैं आपको बताऊं कि वो 1 साल फिर बीच में गैप आ गया। उन्होंने पीडीएम से जो है पीपल्स पार्टी एग्जिट कर गई, उन्होंने कहा जी नहीं कर सकते। तो वो सारा मामला होने के बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इनिशिएशन पे के ऊपर ही तमाम लोग पीपल्स पार्टी और पीडीएम इकट्ठे हुए। ठीक है, क्योंकि पीडीएम से सिर्फ पीपल्स पार्टी निकली थी, बाकी सारी जमातें इकट्ठी थी। तो फिर उनको ये बात समझाई और उनको ये बात समझ आई और उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने इनिशिएट करने के बाद शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया और तमाम जमातों को साथ जोड़ा। आसिफ अली जरदारी साहब ने और बाकायदा, बल्कि ये बात उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ तो जानता भी नहीं था कि वो वज़ीर आज़म बन सकता है। उसको मैंने बुलाया और बुलाकर कहा आई हैव द नंबर्स, आई हैव द सपोर्ट एंड आई कैन मेक यू द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर तो बिलावल साहब को ही बना सकते थे, फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को क्यों चुना? देखिए मैं उस मीटिंग में मौजूद था जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप हमारे चीफ मिनिस्टर, आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। ठीक है, आप अपनी पार्टी से बात कर लें कि पार्टी लीडरशिप और बाकी सारे क्या कहते हैं। तो ये असल बात ये कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनने का इसलिए कहा गया, ऑफर की, शौक बहुत था उन्हें। नहीं, अच्छा। असल में बात ये है कि पीएमएलएन के कौमी असम्बली के अंदर सबसे ज्यादा नंबर थे। ठीक है, तो ये उनका एक राइट था कि जिसके नंबर ज्यादा हैं, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट उसी जमात का होना चाहिए। ओके, तो इस पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा कि हम इस पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। इस पे पीएमएलएन अपना प्राइम मिनिस्टर ले आए और हम उसके साथ कोलिशन में आ जाएंगे। शुरू में तो हम कोई मिनिस्ट्री भी नहीं लेना चाह रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के कहने पे जबरदस्ती उन्होंने मिनिस्ट्रीज दी, हमने कुछ लोगों को मिनिस्ट्रीज दी और उसके बाद फिर ये कि उन्हीं के कहने पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी वजीर खारजा बनाया गया। ठीक है, तो शुरू में आप देखेंगे 1-1.5 महीना बिलावल साहब कैबिनेट उन्होंने ज्वाइन भी नहीं की थी, तो 1-1.5 महीने बाद वो कैबिनेट का हिस्सा। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, थैंक यू वाचिंग, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और एहसान बटालवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। एहसान साहब की तरफ मैं जाऊँगा। एहसान साहब, इस मुल्क के अंदर अब ज़ाहिर है जो कुछ सिचुएशन आप देख रहे हैं, जो कि इकोनॉमी आपने स्टडी की है, यू आर एन इकोनॉमिस्ट एंड यू बेटर अंडरस्टैंड द सिचुएशन है। अब यहाँ पे जो कुछ चल रहा है, जो कर्ज़े लिए जा रहे हैं, बड़ी म्यूचुअल एफर्ट है PDM इत्तेहाद की और तमाम लीडर्स की, और लीडरशिप ये कह रही है कि पाकिस्तानियों आपको मुबारक हो, हमने जो कर लिया है इस सब के पीछे, और इट इज़ अ विक्ट्री फॉर द कंट्री। तो सर, आपको लगता है कि हमें इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहिए और इसको एंजॉय करना चाहिए? पहले तो PDM का मतलब समझ लें जी। PDM का मतलब है पैसे दो मैनू। अच्छा। हाँ जी। ठीक आप है, इसको नोट कर लें, कभी काम आएगा आपका ये। ठीक है सर। दूसरा, अभी जुल्फ़िकार साहब ने बताया कि ये उस मीटिंग में मौजूद थे, ठीक है, जिसमें शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर की ऑफ़र की गई। बिल्कुल ऐसी। हम ये पूरे तहे दिल से मानते हैं। जरदारी साहब सियासत के इंतहाई अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, और वक्त पे जो भी चीज़ करनी है वो जानते हैं। ठीक है। उन्हें इल्म था कि ये पाकिस्तान पे मुश्किल तरीन वक्त आ चुका है और आ रहा है। अगर वो अपनी पार्टी में से किसी को भी नॉमिनेट करते, ठीक है, तो वो अपना सारा इल्ज़ाम उन्हें अपने ऊपर लेना पड़ता। ठीक है, वो सारा मलबा उन पे गिरना था। वो अब ये तो शहबाज शरीफ को आगे लगाया गया। अब हम ये समझते हैं, मेरी राय गलत भी हो सकती है, राय तो राय है ना जी, बिल्कुल ठीक है। और वो मैं कोई नहीं, इट्स योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स मेरा फाइन। पॉइंट ऑफ व्यू है ठीक है कि नून लीग को सियासत से हमेशा के लिए आउट करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। अच्छा। और वो आउट हो गई। अब आप मुझे बता दीजिए कि इस वक्त नून लीग का अगर कोई नाम लेवा है तो मुझे बता दें। अगर कोई था वो भी अब नहीं है। ठीक है। अगर कोई उनके साथ चलने को तैयार है तो वो भागने को भी उस तरह तैयार है। बिल्कुल। और आपने देख लिया कि लोग पीपल्स पार्टी में जाना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल। सर, ये सवाल तो मैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपकी तरफ आऊँगा कि बलूचिस्तान के अंदर लोग जो है वो बाप पार्टी के लोग टूट कर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और आसिफ अली जरदारी साहब आज बल्कि इमरान खान साहब ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी किया। उन्होंने कहा ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्हें चैम्पियन कहा जाता है और कहा जाता है कि स्पेशलिस्ट हैं वो पॉलिटिक्स के और पॉलिटिशियंस की वफादारियाँ तब्दील करने के, अब वो पंजाब आए हैं इस बार, और इस बार आकर कुछ लोगों को ख़रीदने की बात भी की गई, जो वो बता रहे थे कि गालिबन शायद कोई 1.25 अरब के करीब ऑफर्स दी गई हैं 5 MPs को, लेकिन वो नहीं बिके, और बड़ा उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया है अपने MPs को और उन तमाम लोगों को, और कहा कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब को इस बार मायूसी हुई है कि लोगों ने कुछ उनका साथ नहीं दिया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, योर टेक ऑन दैट। देखिए, खान साहब तो यार हवाई गुफ्तगू करने के बादशाह हैं। वो साल के 12 मौसम और जर्मनी और जापान की सरहद में ला देते हैं। वो ग्राउंड रियलिटी के आदमी नहीं है। उनको लोगों की सपोर्ट मिल गई, इसलिए उनको लगा कि मैं शायद बड़ा ज़हीन हो गया हूँ। खान साहब को चाहिए थोड़ा सा होमवर्क कर लें, पॉलिटिकली बड़े हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, ऐसे ज़बानी कलामी गुफ्तगू ना किया करें। ठीक है। ये ना कभी किसी को ऑफर की गई है 1 रुपया, ना किसी को देना है। जिस किसी ने आना है अपनी मर्जी से आना है, और इस टाइम पे तो हालात ऐसे हैं कि एक भी बंदा हम अगर तोड़ भी लें और उसका वोट डलवा भी लें, उसका वोट ही काउंट नहीं होगा। हम वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम इसको कोई कर सकें, कोई मनूवरिंग कर सकें। हाँ, खान साहब को लगा है कि जी कोई पैसे ऑफर हुए या किसी को मिले हैं, उसका सबूत दे। ऐसे ज़बानी कलामी जमा खर्च करके लोगों को गुमराह करें, जैसे जब से हुकूमत में आए उससे आने से पहले ये गुमराह कर रहे थे। सबूत तो यहाँ पे किसी की करप्शन का भी आज तक नहीं मिला। केसेस जो बनाए आपकी पार्टी ने नून लीग पे, वो भी साबित नहीं हुए। जो नून लीग ने आपकी पार्टी पे बनाया, आसिफ अली जरदारी साहब पे केसेस बनाया, लेकिन इमरान खान साहब ने जिन मुल्कों से पैसे लेके, जिन लोगों से पैसे लेके CPEC का प्रोजेक्ट रोका, डिले किया, और फिर तोशाखाना की घड़ियां 28 करोड़ रुपए में बेच के 2.5 करोड़ रुपया जमा कराया, वो सारे सबूत निकल आए हैं। सर, लेकिन वो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इट। आपकी पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब ने भी काफी चीजें ली वहां से, तोशाखाना से। जरदारी साहब आपकी इत्तेहादी पार्टी ने बेतहाशा लिया, मर्सिडीज ली, उन्होंने गाड़ियां ली, नवाज शरीफ साहब ने और बाकी तमाम लीडर्स ने। तो ये तो चलता आ ही रहा था। नहीं, ये गलत चलता आ रहा है, ये गलत फहमी है। आपको मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा। ठीक है। अगर किसी शख्स ने कोई तोशाखाना से अनडिक्लेयर्ड गिफ्ट लिया, उसके ऊपर केस होना चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी का है। ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर किसी शख्स ने कोई भी तोशाखाना से पैसे जमा कराए बगैर
कम वैल्यू की चीज ली है उसके ऊपर भी केस होना चाहिए। सर लेकिन आपको लगता है कोई चीज भी वहां से वैल्यू के अकॉर्डिंगली ली गई होगी? क्योंकि वैल्यू एक्चुअली इवैल्यूएशन करने वाला जो डिपार्टमेंट है, जो लोग हैं वो तो हुकूमत के अंडर ही होते हैं, वो कहां से? देखिए वो सरकारी लोग होते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, देखिए मैं एक और चीज बताऊं, इमरान खान साहब क्यों फंसे हैं? इमरान खान साहब ने एक घड़ी ली, ठीक है, उसकी चले अंडर वैल्यू लगा दी, मान लिया फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। फिर उन्होंने उससे पहले कहा कि जी आपने 50% जमा कराना है। खान साहब ने पहले वो घड़ी बेची, फिर वो पैसे आए, फिर वो पैसे आने के बाद खान साहब ने 20% जमा कराया, 50% जमा नहीं कराया। खान साहब के ऊपर ये केस है, मिस रिप्रेजेंटेशन का, 2 नंबरी का केस ये है। अगर किसी और शख्स ने ये काम किया है उस पे आप केस करें, क्योंकि वैल्यू तो जो भी उसकी एवेल्यूएशन है वो कैबिनेट डिवीजन लगाता है। कैबिनेट डिवीजन जो भी लगा दे, जो खान साहब की घड़ी की थी वो लगाई, खान साहब ने उतने ही पैसे जमा कराए। लेकिन खान साहब डिक्लेयर करते थे कि 50% जमा कराना है और 20 कराए, और घड़ी की वैल्यू 28 करोड़ रुपए मार्केट में बेची, लेकिन इन्होंने कहा जी मैंने 10 की बेची है। सर असल खान साहब यहाँ पे फंस गए। ठीक है, 28 करोड़ की जो आप वैल्यू बता रहे हैं वो भी कुछ साबित तो नहीं हुई सामने, कोई ऐसा कोई पेज, भाई वो जिसने खरीदी है, जिसने पैसे दिए उसने डिक्लेयर कर दिया। अरब का बंदा भी एक दुबई में भी एक शख्स सामने आया, और दुबई वाले शख्स ने घड़ी खरीदी है और उसने अपने अकाउंट से पे किया। अगर किसी को इशू है तो वो उससे जाके क्लेम ले ले के भाई आपने नहीं दिया, वो तो पैसों का सबूत देने को तैयार है कि मैंने $2 मिलियन दिया। ठीक है, और जिसको दिया सर वो भी साबित नहीं हुई बात, और नाम नहीं, जो वो साबित नहीं है, वो साबित है। हाँ। अगर साबित करना है तो वो इन्होंने करना है कि इन्होंने पैसे नहीं लिए। ठीक है, वो जिसने पैसे घड़ी खरीदी है उसने सबूत दे दिया, मैंने घड़ी खरीदी है और मैंने फलाने बंदे को पैसे दिए। अब जिस बंदे ने पैसे लिए वो बंदे को आके पेश होना चाहिए कि जी मैंने नहीं सारा कुछ साबित हो रहा है, तो खान साहब अरेस्ट क्यों नहीं होते? क्यों आप उनको, मतलब वो ओपनली बैठे हुए हैं, अगर उन पे साबित हो गई हैं चीजें तो उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। मेरा ख्याल है देखिए कानून का ना एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इट इज वेरी ड्यू। ये तो यहाँ पर तो अगर आप समझे कि हम अपनी मर्जी से कानून को चला लें, ऐसा नहीं है। कानून ने अपना रास्ता खुद लेना है, उसका एक प्रोसेस है। आपने यू हैव टू गिव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू द डिफेंडेंट, और इसी तरह खान साहब को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सेशन कोर्ट में केस है, जजेस उनको टाइम दे रहे हैं। आप जजेस के ऊपर प्रेशराइज करके अपनी मर्जी से कानून को हरकत में नहीं ला सकते। आपने जो उनके ऊपर रेफरेंस डालना था वहां पे वो कन्विक्ट हो गए, वहां पे डिस्क्वालीफाई हो गए, केस क्रिमिनल केस बन के सेशन कोर्ट में चला गया। अब सेशन जज ने उसके ऊपर एक्शन लेना है, उसके ऊपर कोई हुकूमती कारकुन का कोई जो है असरअंदाज नहीं है। डिलेइंग टैक्टिक्स तो हम यहाँ देखते हैं, जाहिर है सर हर तरफ डिलेइंग टैक्टिक्स आप देखें ना, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आज तक नहीं आ सका। ठीक है, तो फॉरेन फंडिंग केस जब आएगा तो इसके ऊपर हाई कोर्ट गए, इसके पे डिले किया, जो 5 साल खान साहब डिले करते रहे। मैं तो कहता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और बाकी लोगों से भी कि इसका फैसला करें, क्यों नहीं करते, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ठीक है, फैसला तो यहाँ केसेस का फैसला तो हम देखते हैं। वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, उनका भी कुछ फैसला आने वाला था करीब, और वो वज़ीर आज़म बन गए, हर चीज़ से इस्तिस्ना मिल गई। इसहाक डार साहब खुद साख्ता जिला वतनी के बाद पाकिस्तान वापस तो शरीफ ले आए, और फिर से वज़ीर ख़जाना बन गए, सारे असासे भी मिल गए, तमाम सीज्ड अकाउंट्स भी उनके रिलीज़ हो गए, और मैं कहता हूँ कि सारी प्रिविलेजेस उन्हें मिल गई। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा किसी ने गेन किया तो वो शायद इसहाक डार साहब ही हैं इस बुरी मैशत के अंदर, और मुल्क के अंदर तो इकॉनमी बेहतर हो नहीं रही, लेकिन इसहाक डार साहब की अपनी इकॉनमी जो है वो बड़ी इंप्रूव कर गई है। तमाम चीज़ें हमारे सामने। सर अब मैं बात करूंगा पंजाब असेंबली की। चौधरी परवेज़ इलाही साहब सीएम पंजाब हैं, और थोड़ी सी खबर मैं चाहूँगा बटालवी साहब आप दें, और फिर मैं चाहूँगा कि ख़ास खबर कुछ जुल्फ़िकार अली बदर साहब से लें, वेल इन्फॉर्म्ड बंदे हैं, और कुछ खास खबरें हमें आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से देंगे। बटालवी साहब सर योर टेक। पहले मैं इनसे ले लें, ठीक है, बात करते सर जुल्फ़िकार अली बदर साहब। सर खबरें मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है, आई हैव गॉट नो इनसाइड डिटेल्स। ठीक है, जो मार्केट की खबर है वही है कि कोर्ट ने टाइम दिया है तो उस पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। इस पे तो सिंपल 2+2 का फॉर्मूला है। नहीं, लेकिन आज अब जो बैरिस्टर अली जफर साहब जो है उन्होंने वहाँ पर यही कहा कि स्पीकर का इजलास जारी है, और इस दौरान तो चीफ मिनिस्टर खुद भी नहीं कह सकता उन्हें दोबारा से इजलास कॉल करने के लिए, तो गवर्नर कैसे कह लेगा? ये जो है गवर्नर और स्पीकर, और अब साथ ही चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने ये भी इस्तफसार किया कि गवर्नर और स्पीकर जो है ये गैर जानिबदार होते हैं, यानी ये पार्टी के नुमाइंदे नहीं रहते जब ये इन ओहदों पर आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा
ऐसा ही महसूस हो रहा है जिस तरह ये अपनी अपनी पार्टी के तर्जुमान बने हुए हैं। तो बलीगुर रहमान साहब नून लीग के तर्जुमान और इसी तरह स्पीकर साहब भी हमें पीटीआई के, लगता है सर आपको भी यही सिचुएशन लग रही है? ये तो देखें जिस पार्टी के वो हैं और जिन्होंने लगाया है वो उनकी तर्जुमानी करते हैं, चाहे इन ओहदे पे चले जाएं। बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ पे आके न्यूट्रलाइज रहते हैं और कोई न्यूट्रल रोल प्ले करते हैं। ठीक है। असल बात यह है कि ये 2+2 का फॉर्मूला है। 186 का नंबर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को की इम्प्लीमेंटेशन होनी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और परवेज इलाही साहब ने लेना है। 2+2 4 हो जाएगा, 186 का नंबर पूरा हो जाएगा तो परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर रहेंगे। नहीं होगा तो उसके बाद फिर ऑपोजिशन के या जो दूसरी दीगर जमातें हैं उन्होंने नंबर पूरा करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है, उस पर देखेंगे कि फिर आगे सूरत हाल क्या बनती है। डेमोक्रेसी की बड़ी बात करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सर आपके दोस्त हैं और आपकी पार्टी के एक बड़े अहम लीडर थे, तो क्या सिचुएशन है उनकी अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की? हमारे भाई हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, उनका अपना डिसीजन है। पीटीआई में जा रहे हैं शायद, वो पीटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं। ये तो वही बता सकेंगे कि क्या है। ठीक है, ही इज अ गुड मैन। मेरे साथ तो सर उनके साथ वैसे आपको नहीं लगता कि डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं होना चाहिए था? अगर उनकी कुछ इख्तलाफ राय था भी तो उन्हें स्पेस देनी चाहिए थी। ही कैन स्पीक वट एवर ही वांट। और इतना क्या हो गया कि उन्हें आप पार्टी ही छोड़नी पड़ी और ज़बरदस्ती उन्हें निकालना पड़ा पार्टी से? देखिए, जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है ना तो वहाँ पे आपकी ज़ाती राय फिर मैटर नहीं करती, वहाँ पे पार्टी पॉलिसी मैटर करती है। ठीक है। तो पार्टी पॉलिसी से ऊपर आपकी ज़ाती राय नहीं हो सकती। अगर आपको पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ राय है तो फिर आप उस ओहदे को खुद छोड़ के अपनी ज़ाती राय दे सकते हैं, बट वो भी आप अंदर बैठ के कर सकते हैं। आप पब्लिकली फिर उसको करना एक गैर मुनासिब बात है। तो अगर उनको कोई रिजर्वेशन थी या कोई बात करनी थी या कहीं पे उनका अपना पर्सनल ओपिनियन था तो वो पर्सनल ओपिनियन को कर सकते हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टरी टू द पार्टी पॉलिसी। ठीक हो गया। एहसान बटालवी साहब सर इकोनॉमिस्ट हैं और जाहिर है आजकल तो शोर इकोनॉमी का है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का है। डू यू सी दैट इन नियर फ्यूचर किसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी हम स्टेबलाइज हो जाएगा मुल्क थोड़ा सा, और जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं कुछ बेहतरी आपको नज़र आ रहा है सर कि महंगाई में कमी और कुछ किसी किस्म की बेहतरी हुकूमत पीडीएम इत्तेहाद जो है वो मिलकर ला सकता है? कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे हाँ रंग लाएगी हमारा फाकी, हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये फाका मस्ती जो कर्जों पे चल रही है, ठीक है, ये कितनी देर चलेगी मुझे ये कभी समझ नहीं आई। सर ये तो हम वैसे अजल से मतलब जब से मैं देख रहा हूँ इस मुल्क को तब से तो हम कर्जों पे चल रहे हैं। तो मैं वही जवाब एक सवाल करता हूँ अब आपसे जी और ज़ुल्फ़िकार साहब से भी कि इनकी हुकूमत भी कई साल रही और बीबी जैसी खातून जो पूरी दुनिया के हालात से इंतहाई बाखबर थी, ठीक है, वो भी उस पर इम्प्लीमेंट ना कर सकी कि यहाँ आपके पास कुदरती वसाइल इतने ज़्यादा हैं कि आपकी एक एक चीज़ आपके पूरे कर्जे एक साल में उतार सकती है। ठीक है। मसलन रेकोडेक का सोना जी बिल्कुल जहाज़ों के हिसाब से भर के गया है बाहर पीछे टेन्योर में, और अब भी वहाँ इतना सोना मौजूद है कि आपकी शायद 5000 साल की ज़रूरत पूरी हो सके। ठीक है। ये रेकोडेक का एक है। ठीक है। चन्योर से लेके मियाँ वाली तक आपके नीचे इसके लोहे के ज़खायर है जो स्टील मिल को 500 साल तक स्टील प्रोवाइड कर सकती है। 500 साल तक, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा। ठीक है। थर के नीचे कोयले के इतने ज़खायर है कि जो 500 नहीं शायद 1500 साल तक आपकी तमाम बिजली की तमाम किस्म की मशीनरी की चलने की वो कर सकती है। ठीक है। कोई एक चीज़ नहीं है। आपके पास नीला मार्बल है। सर है तो सब कुछ हमारे पास है, क्या आपको ये नजर आता है कि कोई हुकूमत ऐसी तो आएगी, उन लोगों को फांसी नहीं लगाना चाहिए जो आवाम को मुसीबत में डालते और ये चीजें नहीं निकालते? क्या तकलीफ है उन्हें? किससे रोका? उनके हाथ बांधे हैं, उनके दिमाग माफ कर दिए गए, उन पे जादू कर दिया किसी ने? क्यों नहीं करते ये? मुझे इसका जवाब कोई भी दे दे। बिल्कुल सही। मेरे कम से कम 10 कॉलम इन चीजों पे आ चुके हैं और मेरा 50 प्रोग्राम मैं कर चुका हूं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, जिसमें सिर्फ ये नहीं, इंटरनेशनल जो ये सैयारे
रिपोर्ट्स देते हैं, वो रिपोर्ट्स भी शामिल है। एहसान बटालवी साहब, टाइम खत्म हो गया शो का, थैंक यू सो मच। और हम तो अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें कोई ऐसे हुक्म दे जो ये सब सच कुछ बोलना सीख ले, सच ये भी कर दे। जो सच बोलना सीखें, और अगर सच बोलेंगे सच के साथ परफॉर्म भी करें, सच भी बोलें, और अगर ये करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क की सियासत और हमारा मुल्क भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल दोबारा हाजिर होंगे एक नई बात के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।